कैलाशपुर नामक एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सीता और अपनी छोटी बेटी तथा बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके लिए 2 वक्त का पेट में काफी मुसीबतें उठानी पड़ रही थीं। इधर साहूकार का कर्ज उनके ऊपर बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है, सीता, अब मेरी हिम्मत टूट रही है। मैं दिन भर खेत में काम करता हूँ, फिर भी घर का ठीक खर्चा भी नहीं चल रहा। कहीं मजदूरी करने जाऊं तो कहीं काम नहीं मिलता। माँ और मुन्नी दोनों ही भूखे सो रहे हैं। मैं कितना अभागा बेटा हूँ जो बुढ़ापे में अपनी माँ का ठीक से पेट भी नहीं भर सकता। ए जी, आप इस प्रकार हिम्मत मत हारो, देख लेना, हम मेहनत से सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देंगे। आज की रात वो बिना खाए ही सो जाते हैं। फिर अगले दिन सीता गांव के मंदिर में पूजा करने गई। वहां उसने एक साधु को देखा जिनके मुख पर एक अलग ही तेज था। सीता उनके पास जाती है और उनसे कहती है, साधु महाराज, मेरा परिवार बहुत गरीब है। हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी पेट भर भोजन ठीक से नसीब नहीं होता। बेटी, सही दिशा में की गई मेहनत हमेशा रंग लाती। तुम अपने पति के साथ मिलकर काम करो, देखना भगवान ने चाहा तो तुम्हें तुम्हारे दुखों का हल मिल जाएगा। पर साधु महाराज, हमारे पास ऐसा कोई साधन भी तो नहीं है जिससे हम दोनों मिलकर काम कर सकें। बेटी, मेरे पास ऐसा तो कोई साधन नहीं है जिससे कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। पर यह गधा यहाँ कई दिनों से डोल रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ और इसकी देखभाल करना, और भगवान ने चाहा तो तुम शायद इसकी सहायता से गरीबी से दूर हो जाओगी। सीता के कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो गधे को ले लेती और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। ये गधा कहाँ से ले आई तुम सीता? ये मुझे साधु महाराज ने दिया है। उन्होंने कहा था कि ये गधा हमारी गरीबी को दूर कर सकता है। पर हम इस गधे से क्या करेंगे? ये हमारी गरीबी कैसे दूर कर सकता है? जी, हम इससे मिट्टी के बर्तन बनाकर गांव-गांव जाकर बेच सकते हैं। अगले दिन से वे लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लगे और हरिया उन्हें बाजार बेचने चला जाता है। मिट्टी के बर्तन काफी अच्छे दामों बिक जाते हैं। आखिर सीता का उपाय काम कर गया। गधे की वजह से उनका व्यापार अच्छा चलने लगा था। अब उनके घर सभी को पेट भर भोजन मिल पा रहा था और धीरे धीरे वो साहूकार का कर्ज भी चुकाने की स्थिति में आ गए थे। लेकिन साहूकार ये सब देखकर हरिया से जलने लगा था। उसका मानना था कि अगर ऐसे ही हरिया पैसे चुकाने लगा तो उसका ब्याज से आने वाला सारा मुनाफा जल्द ही बंद हो जाएगा। ये हरिया दिन प्रतिदिन ऐसे ही तरक्की करता रहा तो एक दिन ये मेरा सारा कर्ज चुका देगा। इसलिए ये हमारे धंधे के उसूलों के खिलाफ है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसका सारा धंधा चौपट हो जाए और ये फिर से मेरे कर्ज के नीचे दब जाए। साहूकार जी, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? हरिया और उसकी पत्नी रोज मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने जाते हैं। पर तुम्हें ये तो पता होगा कि उसकी कमाई का मुख्य कारण क्या है? उसकी कमाई का तो मुख्य कारण वो गधा है जिससे वो रोजाना बर्तन बेचने जाता है। अगर सोचे उसका गधा उसके पास ही न रहे तो वह बर्तन बेच ही नहीं पाएगा और उसका काम ठप्प हो जाएगा। आपके कहने का मतलब यह है कि हमें उसका गधा गायब करना होगा। हाँ, तुम सही पहचाने और ये काम तुम्हें रात होते ही करना होगा, जब गांव के सारे लोग सो रहे होंगे। किसी को कानो काम भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि ये काम मैंने करवाया है। दोनों नौकर गधा चुराने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही रात होती है तो वे गधा चुराने के लिए चले जाते हैं। रात के अंधेरे में जब सभी गांव के लोग सो रहे थे, तभी वे दोनों चोर हरिया के घर में घुस जाते हैं और सीधा उस गधा के पास पहुंचते हैं। बलवीर, तुम इस गद्दे को सावधानी से खोलना ताकि ये शोर कर कर हरिया और उसकी पत्नी को न जगा दे। फिर वे दोनों गधे को लेकर जा ही रहे थे कि तभी सीता की अचानक पैरों की आवाज सुनकर आंख खुल जाती है। ए जी सुनो, मुझे किसी के पैरों की आवाजें सुनाई दी। लगता है घर के अंदर कोई आ गया है। तुम कैसी बातें कर रही हो?
लगता तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा भला। इतनी रात को कौन आएगा इस गरीब के घर पर। सीता बिना कुछ हरिया से कहे जल्दी से खिड़की से बाहर झांकती है। उसने देखा कि दो चोर मिलकर उसके गद्दे को लेकर जा रहे हैं। इधर उन चोरों को भी सीता के जागने का आवाज हो जाता है। फिर वे दोनों बिना कुछ इधर उधर देखे वहां से भाग जाते हैं। सुनते हो, मुझे लगता है कि हमें उन चोरों की शिकायत सरपंच जी से करनी चाहिए। शायद तुम सही कह रही हो, पर हमें तो पता भी नहीं कि वे चोर कौन है। तुमने तो उनको देखा था, तो तुम्हें तो पता होगा कि वे चोर कौन थे। मुझे तो वे दोनों चोर साहूकार के नौकर ही लग रहे थे, लेकिन अंधेरे के कारण मुझे भी उनका चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। फिर वे दोनों सरपंच के पास जाते हैं और सारी घटना के बारे में सरपंच को बताते हैं। सरपंच साहूकार का पड़ोसी था, इसलिए वो साहूकार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता और सीता से कहता है, जब तुमने उन चोरों का ठीक से मुंह नहीं देखा, तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि वे चोर साहूकार के नौकर थे? देखो हरिया, जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत न हो, तो ऐसे ही किसी ईमानदार और इज्जतदार लोगों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। साहूकार के नौकरों के बारे में कोई सबूत न होने के कारण सरपंच उन्हें वहां से जाने को कह देता है। फिर सीता और हरिया अपने घर आ जाते हैं और वे लोग गधे पर अच्छे से निगरानी रखते हैं और रात होते ही वे गधे के पास आकर सोते हैं। उधर साहूकार के गुलाम साहूकार को सारी घटना के बारे में बता देते हैं, लेकिन जब साहूकार का ये उपाय फैल हो जाता है तो वह तुरंत ही दूसरी योजना बनाने लग जाता है। भाग्यवान, मैं बर्तन बेचने जा रहा हूँ। अगर आज हमारे सारे बर्तन बिक गए तो मैं आज ही उस साहूकार का सारा कर्ज चुका दूंगा। चिंता मत करो, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आज हमारे सारे बर्तन बिक जाएंगे, लेकिन तुम बर्तन बेचकर सीधा घर आना, क्योंकि हमारे गधे के ऊपर किसी की बुरी नजर है। कहीं वो दोबारा हमारे गधे को चुराने की कोशिश न करे। हाँ, मैं तुम्हारे बातों का अवश्य दिया रखूंगा। अब चलता हूँ। हरिया गधे को लेकर बाजार की ओर निकल जाता है और बाजार पहुंचकर वो लोगों को अपने पास बुलाने लगा। बर्तन ले लो, बर्तन कम दामों में ताजा मिट्टी से बने बर्तन ले लो। उसी समय वह पर एक ठग एक जाता है और उसकी नजर सीधे हरिया के ऊपर पड़ी। वह हरिया को देखकर समझ जाता है कि इसे बड़े ही आराम के साथ ठगा जा सकता है। ऐसा सोचकर वो हरिया के पास आ जाता है और उससे कहता है, अरे बर्तन वाले भैया, ये सारे बर्तन तुमको मुझे बेचने हैं। हाँ जरूर सेठ जी, पर आप इनकी कीमत क्या देंगे मुझे? क्या? अब तुम्हारे बर्तन हैं, तुम ही बताओ क्या कीमत लोगे इनका? मैं आपको 3 चांदी की मोहर में ये सारे बर्तन दे दूंगा। ये काफी महंगा है, लेकिन तुम्हें जिस हालत में बर्तन रखे हुए हैं उसी हालत में मुझे देने होंगे। बताओ। हाँ जरूर सेठ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये लो अपनी चांदी की 3 मोहरें और अपने गद्दे को लेकर मेरे पीछे पीछे चलो। मोहरों को लेकर हरिया सेठ के पीछे पीछे चलता है और अपने मन में, चलो आज इतने दिनों के बाद कमाई अच्छी हुई है, अब उस साहूकार का सारा कर्ज चुका दूंगा। गधे को लेकर हरिया ऐसे सोचते हुए चले जा रहा था। कुछ ही समय में वो सेठ चंद्रपाल के यहाँ पहुँच जाता है। इन बर्तनों को यहीं पर छोड़ दो और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। जैसा आप कहें, मैं अभी सारे बर्तनों को उतारता हूँ। जैसे ही हरिया ने बर्तन उतारने की कोशिश की तो इतने में सेठ बोल पड़ता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? इतनी जल्दी शर्त को भूल भी गए। शर्त कैसी? मालिक, मैं तो अपने गधे से बर्तन उतार रहा था ताकि इसको अपने साथ ले जा सकूं, और मैंने तो 3 मोहरों में आपको सिर्फ बर्तन ही तो बेच थे। अरे कमबख्त, तू इतनी जल्दी भूल गया? मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि जैसी हालत में बर्तन है तुझे वैसी ही हालत में ये सारे बर्तन मुझे देने होंगे। शर्त के अनुसार यह गधा अब मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं। इसलिए अब यह से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे अरे मालिक, कृपया कर ऐसा मत कहो। मुंह गरीब पर थोड़ा सा तो रहम करो। सेठ की बातें सुनकर हरिया के तो होश उड़ गए। हरिया बहुत घबरा जाता है, लेकिन उस ठगिया सेठ ने उसकी एक नहीं सुनी और अपने आप के पड़ोसियों को भी उसने इकट्ठा कर लिया। देखो भाइयों,
पहले इसने मेरे साथ समझौता किया, फिर अपनी बात से पीछे हट रहा है। अब तुम सभी बताओ, क्या ये आदमी रहम करने के लायक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रहम करने लायक नहीं है। मेरी बात मानो तो इसे मुखिया जी के पास ले चलो। चंद्रपाल लोगों के कहने पर हरिया को मुखिया के पास ले जाता है, जो कि चंद्रपाल का प्रिय मित्र था। चंद्रपाल सारी घटना के बारे में मुखिया को बताता है। फिर मुखिया भी चंद्रपाल के पक्ष में ही फैसल सुनाता है। शर्त के अनुसार इस कुमार को इसकी कीमत मिल चुकी है। अब इसका इस गधे पर कोई अधिकार नहीं। आज से इस गधे पर चंद्रपाल अधिकार है। मुखिया जी, आप भी इस ठग के पक्ष में ही बोल रहे हैं। खैर, गलती मेरी ही है, मुझे इसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। फिर हरिया उदास मन के साथ अपने घर लौट आता है। क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? सब खैरियत तो है? क्या बताऊं, सीता हमारे ऊपर पहले से ही इतनी मुसीबतें थीं और मेरे फूटे नसीब के कारण वो गधा भी मुझसे दूर चल गया। हरिया ने सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी सीता को बताया। सीता को अपने पति का हौसला बढ़ाने के लिए उससे कहती है, तुम चिंता क्यों करते हो? सब ठीक ठाक हो जाएगा, बस भगवान पर भरोसा रखो। चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, तुम्हें भूख लगाई होगी। फिर वे दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो हरिया के मुख पर वो ही कल की थकान नजर आ रही थी। ऐसा देखकर सीता हरिया से कहती है, लाओ, वो चांदी की 3 मोहरे में बाजार से फिर एक गधा खरीदूंगी और बर्तन बेचने जाऊंगी। हरिया सीता को वो चांदी की 3 मोहरे दे देता है। सीता उनको लेकर बाजार की ओर निकल जाती है। वो रास्ते से जा ही रही थी कि तभी वहां पर साहूकार अपने आदमियों के साथ आ जाता है। अरे सीता बहन, तुम्हारी तो मिट्टी के बर्तन बेचकर अच्छी खासी कमाई हो जाती है, फिर भला तुम मेरा सारा कर्ज क्यों नहीं चुका देती हो? फिर सीता हरिया के साथ जो भी कुछ गठित हुआ वो साहूकार को बता देती है। ये खबर सुनकर साहूकार के तो जान में जान आ जाती है। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और सीता से, अरे सीता बहन, तुम पैसों को भले ही बाद में दे देना। मैं तो तुमसे इसलिए कह रहा था कि पैसों की ब्याज अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर तुम पर ज्यादा ब्याज हो गई तो मुझे मजबूरन तुम्हारे घर पर अपना कब्जा करना होगा। इसकी जिम्मेदार तुम स्वयं होगी। साहूकार की ऐसी बातें सुनकर सीता को बहुत दुख होता है और वो अपने मन में सोचती है, अगर इस साहूकार का कर्ज ऐसे बढ़ता रहा तो ये एक दिन हमारे घर को हड़प लेगा। मुझे कैसे भी कर इसका सारा कर्ज चुकाना होगा। ऐसा सोचते सोचते वो बाजार से गधा लेकर अपने घर आ जाती है। मैं बाजार में बर्तन बेचने जा रही हूँ, तुम खाना खा लेना और माँ जी वह टीनू को भी खिला देना। ठीक है, पर तुम भी ठगों से बचकर रहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सीता बर्तनों को उस गधे के ऊपर रखकर बाजार की ओर चल पड़ती है। अगर मुझे आज वो ठगिया सेठ मिल गया तो मैं आज उसे छोड़ूंगी नहीं। हर रोज की तरह वो ठगिया सेठ आज भी बाजार में किसी न किसी को ठगने आया था। तभी उसकी नजर सीता पर पड़ती है। क्या बात, आज भी भगवान की कृपा से मुझे एक नया शिकारी मिल गया। कल मैंने एक बर्तन बेचने वाले आदमी को ठगा था और आज इसे ठगूंगा। ऐसा सोचकर वो सीता के पास जाता है। इन बर्तनों की कितनी माहौर लोगी तुम? चांदी की 4 मोहरे। ये बहुत अधिक हैं। क्या कुछ कम बढ़ती नहीं करोगी? ये बर्तन आपको 4 मोहरों में भी ज्यादा नहीं लगेंगे सेठ जी। ये औरत तो मुझे चालाक दिखाई पड़ती है। चलो मैं भी इसकी चालाकी देखता हूँ। आखिर मेरे जैसे ठग से बचकर जाएगी कहाँ? क्या सोच रहे हो सेठ जी, आपको बर्तन चाहिए कि नहीं? ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है, पर बर्तन जिस हालत में है मुझे उसी हालत में चाहिए। अगर ये सौदा तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें तभी पूरी 4 मोहरे दूंगा। जल्दी बताओ, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। अच्छा, तो ये वही ठग है जिसने कल हरिया जी को ठगा था। आज तो इसकी खैर नहीं। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है कि मोहरें जिस हालत में हैं मुझे उसी हालत में चाहिए। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब तुम अपने गधे के साथ मेरे पीछे पीछे चलो। फिर गीता उसके पीछे पीछे चलती है। मालिक, इन बर्तनों को कहाँ पर रख दूं? अरे मूर्ख औरत, भूल गई कि हमारे बीच क्या सौदा हुआ था। मैंने तुमसे पहले कहा था कि बर्तन जिस हालत में है मुझे उसी हालत में चाहिए। मतलब गधे के साथ बर्तनों के साथ
अब ये गधा भी मेरा है। चलो अब इस गधे को उस पेड़ से बांध दो। ओह अच्छा, मैं तो शर्त को भूल ही गई थी। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। मैं अभी इस गधे को बांध देती हूँ। मैंने अपना बांधा पूरा किया। अब आप भी मुझे मेरी मोहरें मुझे दे दीजिए। जरूर जरूर, मैं तुम्हारी सारी मोहरें अभी देता हूँ। ठहरिए सेठ जी, सौदे के मुताबिक आपने मुझसे मेरे बर्तन उसी हालत में मांगे थे जिसमें वो हैं, और मैंने भी आपसे कहा था कि मैं मोहर उसी हालत में लूंगी जिस हालत में वो हैं। इसलिए शर्त के अनुसार वो मोहरें अभी आपके हाथ में ही हैं। तो आप मोहरों के साथ अपना ये हाथ भी मुझे दीजिए। क्या तू पागल हो गई है जो मोहरों के साथ मेरा एक हाथ मांग रही है? ऐसा बेफिजूल विचार तुम्हारे मन में कैसे आ गया? बेफिजूल में तो शर्त के मुताबिक ही आपसे मोहरों के साथ आपका हाथ मांग रही हूँ, और वो तो मैं लेकर ही रहूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर आकर मुझसे ऐसे बात कर रही हो? मैं कहता हूँ अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। अब तो मैं अपना हक लेके ही जाऊंगी यहाँ से। सीता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उस ठग के होश ही उड़ गए। सीता जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज को सुनकर लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और वह सारी घटना के बारे में लोगों को बताती है। अब आप ही फैसला कीजिए कि मुझे मोहरों के साथ साथ इस सेठ का हाथ भी मिलना चाहिए कि नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे भी चंद्रपाल ने कल इस शर्त के बदौलत एक गरीब बर्तन वाले का गधा हड़प लिया था, इसलिए आज इसे अपना ये हाथ इस औरत को देना होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो हम इसे मुखिया के पास ले चलेंगे। मुखिया की बात सुनकर चंद्रपाल का चेहरा खुशी से झूम उठा। ठीक है, मैं मुखिया जी के पास जाने को तैयार हूँ। सीता और चंद्रपाल गांव के लोगों के साथ मुखिया जी के पास पहुँचे। चंद्रपाल मुखिया का परम मित्र। इसके बारे में किसी भी गांव वाले को नहीं पता था, लेकिन जब सीता सारी घटना के बारे में मुखिया को बताती है तो वह भी उलझन में पड़ गया। हे भगवान, आज मैं इस चंद्रपाल ने कौन सी मुसीबत में पार दिया। अगर मैंने चंद्रपाल का साथ दिया तो गांव के लोग मुझे अधर्मी और असत्य का साथ देने वाला समझेंगे। अगर ये बात मंत्री तक पहुंच गई तो वह मेरी शिकायत महाराज से कर देगा। मुझ असहाय गरीब पर रहम कीजिए मुखिया जी, और मुझे इस ठग से न्याय दिलवाई। ये सारी बातें सुनकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी यह चंद्रपाल ही है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। पर बेटा, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? इससे अच्छा तो तुम कुछ और बढ़कर चंद्रपाल माहौर ले लो। इससे तुम्हारा भी कोई नुकसान नहीं होगा न इसका। नहीं मुखिया जी, शर्त के अनुसार मुझे तो बस इसका हाथ ही चाहिए। मुखिया के बार बार समझाने पर सीता मुखिया की बात मान जाती है। ठीक है मुखिया जी, अगर आप इतना जिद कर ही रहे हैं तो मैं 20 सोने की मोहरें लेकर इसे माफ कर सकती हूँ। नहीं, मैं इसे इतनी सोने की मोहरें नहीं दे सकता। ये बहुत ज्यादा है। मुखिया जी, अगर यह कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो आप मुझे इसका एक हाथ ही दे दीजिए। मुझे मेरा न्याय मिल जाएगा। मेरे आप और अधिक समय नहीं है। घर पर मेरे परिवार वाले मेरी राह देख रहे होंगे। बेचारा मुखिया गहरी सोच में चल जाता है, क्योंकि वो अब अपने मित्र की सहायता करने में असमर्थ था। वो मजबूर होकर चंद्रपाल से, चंद्रपाल, फैसला हो चुका है। अगर तुम 20 सोने की मोहरें नहीं देना चाहते तो अपना एक हाथ काटकर तुम्हें इस औरत को देना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जल्दी बताओ। मजबूरन उस ठग को सीता को 20 सोने की मोहरें और उसका गधा भी वापस करना पड़ता है। फिर खुशी खुशी सीता अपने घर आ जाती है और सारी घटना के बारे में अपने परिवार वालों को बताती है और हरिया के साथ साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए जाती है। इस तरह से सीता की बुद्धिमता से उस ठग को उसके कर्मों का फल मिल जाता है और इधर सीता का परिवार भी अब कर्ज मुक्त हो जाता है। वे सभी अब खुशी रहने लगे थे।